हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी के अंदर की शक्तियों के बारे में। ये शक्तियाँ जो है पृथ्वी के अंदर रहकर ही अपना कार्य करती हैं। ये सारी शक्तियाँ क्षण भर में ही पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस परिवर्तन कर देती हैं और ये अचानक से ही उत्पन्न हो जाती हैं और इनका प्रभाव पृथ्वी के ऊपर एकदम साफ साफ दिखाई देता है। इन शक्तियों को विवर्तनिक शक्तियाँ भी कहते हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है वलन, मतलब आंतरिक हलचल कौन कौन सी है। इसके बाद भ्रंशन, रिफ्ट, ज्वालामुखी वोल्केनो और भूकंप मीन्स अर्थक्वेक। ये सारी शक्तियाँ पृथ्वी के अंदर की हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक इन्हीं के द्वारा ही पृथ्वी के अंदर की चीज़ों का पता लगाते हैं। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भूमि के अंदर क्या क्या है, तो ये सोर्स है, उन चीज़ों को पता लगाने का ये सोर्स है। ठीक है, आगे बढ़े तो ये कौन कौन सी हैं चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वलन को। वलन देखिए, जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ से फोर्स लगा, यहाँ से फोर्स लगा। फोर्स लगने के बाद अगर चीज़ों को वापस छोड़ देंगे तो ये ऐसे ऐसे उठ जाती हैं, तो कहीं ऊपर हो जाता है तो कहीं नीचे हो जाता है। तो ये क्या हो गए, तो ये वलन हो गई। इसी के कारण, इन्हीं वलन के कारण ही जो वो है कहीं पर्वत हो जाते हैं और कहीं पठार बन जाते हैं। ठीक है, तो भूपटल के अंदर जो क्षैतिज हलचल, मतलब जो ये फैलाव, क्षैतिज हलचल जो होती है वही इसका कारण है। ठीक है, तो इन क्षैतिज हलचलों के कारण ही शैलों की परतों में वलन तथा विस्थापन की क्रियाएं होती हैं। मतलब शैलों में वलन तथा विस्थापन की क्रियाएं होती हैं और वलन के कारण कुछ शैलों की परतें ऊपर उठ जाती हैं और कुछ नीचे धंस जाती हैं। ठीक है, यह क्रिया जो है वो अत्यंत ही धीमी गति से होती है और इसको होने में कई वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो कहीं ऊपर भाग उठ जाता है और कहीं नीचे, तो ऐसे ही पर्वत और पठारों का निर्माण होता है। तो देखिए वलन कौन कौन से, वलन के कारण कौन कौन से पर्वत बने हैं। तो सबसे पहले है रॉकी, एंडीज, आल्प्स और हिमालय। हिमालय से क्वेश्चंस आते हैं कि हिमालय कैसा पर्वत है, तो हिमालय नवीन वलित पर्वत है। वलन मीन्स वलित पर्वत। ये सारे जो है वो वलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वलन यानी अंदर की जो हलचल है, क्षैतिज हलचल को ही वलन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है भ्रंश। भ्रंश को हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए भ्रंश कैसे है। भ्रंश जो है ये इस तरीके से काम करते हैं, जैसे कि वो क्षैतिज हलचल था तो इस तरीके से काम करता था, लेकिन जो भ्रंश है वो ऐसे वर्टिकल वे में काम करता है, वर्टिकल फोर्स। ठीक है, तो ऐसे लंबे में फोर्स में काम करता है। तो जहाँ पे जब ऐसे इस तरीके का जो शक्ति, आंतरिक शक्ति जो पृथ्वी की निकलती है, तो जहाँ कमज़ोर पार्ट होता है, देखिए ये कमज़ोर पार्ट है वो अंदर धंस जाता है और जो मजबूत पार्ट है वो खड़े रह जाते हैं। तो जो खड़े रह जाते हैं और ये बीच में जो ये धंस जाता है तो ये घाटी हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं भ्रंश घाटी। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो ऊर्ध्वाधर हलचल, मतलब कि ये लंबवत हलचल की क्रिया पृथ्वी के कमज़ोर शैलों के बीच ज़्यादा होती है। कमज़ोर शैलों के मध्य पृथ्वी में गहरी और लंबी दरार पड़ जाती है। देखिए गहरी और लंबी दरार पड़ जाती है, जिन्हें कि भ्रंश कहते हैं या फिर रिफ्ट वैली भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं से जो है वो ये साइड के जो पर्वत बन जाते हैं और इनसे जो नदियाँ बहती हैं वो कहलाती हैं रिफ्ट वैली रिवर्स, मतलब भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ। इंडिया में इसका एग्जाम्पल है नर्मदा नदी, जो कि विंध्याचल पर्वत और सतपुरा श्रेणियों के बीच से बहती है, जो कि एक रिफ्ट वैली रिवर भी है, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी। और ताप्ती नदी, ये भी भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इसके एग्जाम्पल हैं वासजेस और ब्लैक पर्वत। तो ये सब किस पर्वत की श्रृंखला में आते हैं, तो भ्रंश पर्वत, मतलब रिफ्ट
रिफ्ट जो है वो रिफ्ट पर्वत, भ्रंश पर्वत की श्रेणी में ये दोनों आते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग ज्वालामुखी देखेंगे। ज्वालामुखी देखिए, ज्वालामुखी पृथ्वी पर बना हुआ वह दरार व छेद है जिससे होकर समय समय पर पृथ्वी के अंदर से लावा, देखिए ज्वालामुखी के अंदर का जो लावा है वह पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, ये जो ज्वालामुखी है इसके मुंह को जहाँ से लावा निकलता है उसको क्रेटर कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए मैग्मा, जब ये पृथ्वी के अंदर रहती है तो मैग्मा, और जब ये पृथ्वी के बाहर निकल जाती है तो इसको कहते हैं लावा, ठीक है। और यही गर्म लावा जो है ठंडा होकर शैलों का निर्माण करती हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो इसके कारण कौन कौन से हैं ज्वालामुखी के? तो ज्वालामुखी के कारण है भूगर्भ में गैसों की उत्पत्ति, मतलब भूगर्भ में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तापमान, जैसे नीचे जितने नीचे जाएंगे उतना जो है भूमि का तापमान जो है वो और भी बढ़ता जाता है। तो जहाँ पर महाद्वीप और सागर, ये देखिए यहाँ से महाद्वीप और यहाँ से सागर, ठीक है। तो ये जब अंदर जाता है पानी तो जो पृथ्वी का तापमान है उसको गर्म कर देता है और यहीं से गैसों की उत्पत्ति हो जाती है। और जब ये गैस हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब ये ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाते हैं। जो कमज़ोर धरातल होता है वहाँ से ये तोड़ के ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है भूगर्भ से गैसों की उत्पत्ति के कारण। दूसरा है रेडियो एक्टिव द्वारा भूगर्भ ताप में वृद्धि। रेडियो एक्टिव द्वारा, तो रेडियो एक्टिव तत्व जो है वो भूमि में स्थित शैलों को, मतलब भूमि के अंदर जाने पर तापमान बढ़ जाता है तो भूमि के अंदर स्थित शैलों को जो वो रेडियो एक्टिव जो है वो पिघला देते हैं। ऐसे पिघला देते हैं तो वो मैग्मा में बदल देते हैं। और जब भूगर्भ में इन तरल पदार्थों की अधिकता हो जाती है तब ये ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से रेडियो एक्टिव द्वारा भूगर्भ ताप में वृद्धि। तीसरा है भूप्लेटों का खिसकना। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो भूप्लेटों पर स्थित है, ठीक है। और जब ये पृथ्वी की, और ये हमेशा प्लेट जो है वो हमेशा जो है वो गतिमान रहती है। जब ये गति करती है तो इन्हीं के बीच से दरारों से जब लावा पास हो जाता है ऐसे, तब ये ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाता है। तो ये हो गया भूप्लेटों का खिसकना, ठीक है। आई थिंक तीनों रीजंस आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम लोग कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब नाम से ही पता चल जा रहा है एक्टिव ज्वालामुखी, जो कि समय समय पर जो है एक्टिव रहते हैं। उनमें से समय समय पर धूल, वाष्प गैस, धूल, लावा आदि जो है वो पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। तो ये एक्टिव ज्वालामुखी कहलाते हैं। कौन कौन से? देखिए किलामू, कोटोपक्सी और स्ट्रोम्बली, ये सारे जो है ये एक्टिव ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी मतलब ये लंबे समय के बाद, बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद इनमें से जो है वो धुआं, वाष्प और धूलकण जो है निकलते रहते हैं। तो ये जल्दी जल्दी नहीं, ये एक्टिव नहीं है, ये कभी कभी इन सेंस कि कभी कभी ये ज्वालामुखी जो है वो फटते हैं। तो इनमें है फ्यूजिमा, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखते हैं शांत ज्वालामुखी जिनमें से कि कभी भी कोई भी हलचल नहीं होती है। तो कौन कौन से? एकांका गुहा और किलिमंजारो, ये शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। एक और पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर है, ठीक है, बैरन द्वीप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखेंगे भूकंप। अब ये भूकंप क्या है? तो जब पृथ्वी की सतह अचानक से हिलती डुलती है तो उसे भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के अंदर अचानक हुई हलचल के कारण ही भूकंप की जो उत्पत्ति होती है। आप लोग ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उस समय भी भूकंप आते हैं। भूकंप के कारण अचानक तरंगे पैदा हो जाती हैं और ये तरंगे
हलचल वाले केंद्रों के चारों ओर चलती हैं, जिसके कारण अचानक भूकंप पैदा हो जाता है। जैसे कि देखिए, ये पृथ्वी हमारा सतह है और ये उसके अंदर का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंप की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो दुर्बलता मंडल, पृथ्वी में हम लोगों ने पढ़ा था। तो दुर्बलता मंडल में ही भूकंप जो है वह पैदा होती है। दुर्बलता मंडल इन सेंस की, जैसे कि क्रेटर है, ये क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे का पार्ट जो होता है वह मेंटल में जो प्राथमिक मेंटल होते हैं उसे दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। यही दुर्बलता मंडल जो है वह भूकंप के उत्पन्न होने का कारण है, मतलब कि जगह है, यहीं से जो है वो भूकंप उत्पन्न होता है। तो जहाँ से ये भूकंप उत्पन्न होता है उसको कहते हैं फोकस या फिर भूकंप का केंद्र कहते हैं, भूकंप का मूल केंद्र कहते हैं, ठीक है। और इसी से ऊपर एकदम सीधी जब क्रस्ट पे इसका असर दिखाई देता है तो उसको कहते हैं एपिसेंटर। मतलब अगर ये भूमि के अंदर के केंद्र को हम लोग कहेंगे भूकंप केंद्र या फिर फोकस, और भूमि के ऊपर अगर इसका प्रभाव दिखाई देता है तो उसको हम लोग कहते हैं एपिसेंटर, मतलब भूकंप का अधिकेंद्र, ठीक है। डिफरेंस याद रहेगा। तो ये है भूकंप केंद्र और भूकंप का अधिकेंद्र, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि भूकंप की जो तरंगे हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार की होती हैं। तो ये भूकंप की तरंगे 3 प्रकार से काम करती हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग को हम लोग प्राइमरी वेव भी कहते हैं और यह सबसे तीव्र गति से चलती है। यह लिक्विड और सॉलिड दोनों में ही गति करती है, मतलब यह जो चट्टानें हैं और समुद्र, ये भूकंप जो है वो दोनों में आती हैं, लिक्विड और सॉलिड। एस तरंग, सेकेंडरी तरंग भी या द्वितीयक तरंग कहते हैं, ये केवल सॉलिड में गति करती हैं, ठीक है। एल तरंग, इसके बारे में ये देख लीजिए, ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है क्योंकि ये धीरे धीरे काम करती है, इसमें समय अधिक लगता है। यह पृथ्वी के सतह के अगल बगल चलती है और यह लॉन्ग पीरियड वेव्स है, मतलब यह लंबे समय तक चलती रहती है। तो 3 तरह की तरंगे जो है वो काम करती हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका आकलन कैसे करते हैं। तो भूकंप को किससे मापा जाता है? तो वो है सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा भूकंप को मापा जाता है। तो इसका आविष्कार किसने किया था? रिक्टर द्वारा 1958 में गुणात्मक आकलन के आधार पर जो स्केल बनाया गया उसे रिक्टर स्केल कहा जाता है, यानी रिक्टर स्केल पर भूकंप को मापा जाता है, ठीक है। इसमें 1 से 12 तक का स्केल वर्णित है। रिक्टर स्केल में कितने? 1 से 12 तक का स्केल वर्णित है और 1 से 2 में परिणाम की जो शक्ति का जो अंतर है वो 32 गुना है, ठीक है यार, 32 गुना। 1 से 2 में जो परिणाम की शक्ति का अंतर है वह 32 गुना है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं भूकंप की उत्पत्ति के कौन कौन से कारण होते हैं। तो भूकंप की उत्पत्ति यानी जहाँ ज्वालामुखी आता है तो वहाँ भूकंप तो ज़रूर ही आएगा। दूसरा है भू संतुलन में अव्यवस्था, यानी जब प्रकृति जब डिसबैलेंस होती है तो अपने आप को बैलेंस करना जानती है। और प्लेट विवर्तनिका, यानी जो भूमि के अंदर की जो प्लेटें हैं जब उनमें हलचल होती है तब भूकंप आते हैं। एक और पॉइंट नोट कर लीजिए कि प्रशांत महासागरीय पेटी में विश्व का 63% भूकंप आता है। कहाँ पे? पैसिफिक ओशंस बेल्ट में 63% जो है वो अर्थक्वेक आते हैं। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट आपका सब क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं अपने इंटरेस्टिंग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।